नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा मिलेगा। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 96.61% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी वैक्सीन की 1,89,00,000 खुराक उपलब्ध। सरकार ने कहा, राज्यों को टीका वितरण वहां की जनसंख्या, संक्रमण के मामलों और अन्य कारकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा के लिए कल विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। भारत ने कहा, वो अफगानिस्तान में शांति बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गुपकार गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महबूबा मुफ्ती, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने हिस्सा लिया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 की कई उपधाराओं को खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद कश्मीर के नेताओं के साथ सरकार की ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक के बाद अमित शाह ने कई ट्वीट करते हुए कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संसद में किए गए वायदे के अनुसार परिसीमन और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाना जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण हुई। सभी ने संविधान और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की बैठक जम्मू और कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर साथ चलना होगा। आज की ये बैठक जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं को आश्वासन दिया है कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव की मांग की। पीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि परिसीमन की कवायद खत्म होने के बाद राज्य के दर्जे और अन्य मुद्दों को उठाया जा सकता है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। उन्होंने कहा कि खिलौने और गेम्स परंपरा तथा प्रौद्योगिकी का मिलन है। प्रधानमंत्री ने टॉयकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा कि खिलाड़ियों में नेतृत्व की भावना सहित विभिन्न कौशल होने चाहिए। लीडरशिप स्किल, स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग, इसके भी एलिमेंट मैक्सिमम हो, जिससे खिलाड़ियों में इन गुणों का विकास खेलते खेलते ही उनका मन काम करना शुरू करेगा। एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो मैं समझता हूं ये गेम व्यक्तित्व के विकास का भी हिस्सा बन सकती है। खेल भी चलेगा, टीम स्पिरिट का भी एक अच्छा सा उदाहरण बन सकता है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। टॉयकाथॉन की शुरुआत भारतीय मूल्यों पर आधारित नए खिलौने बनाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि बच्चों में सकारात्मक व्यवहार तथा अच्छे आचरण का विकास हो सके। प्रधानमंत्री ने ऐसे खिलौने और गेम्स बनाने पर जोर दिया जिनसे भारतीय मूल्यों को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री ने मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाले खिलौने विकसित करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स भारतीय अवधारणा के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये गेम्स या तो हिंसा को बढ़ावा देते हैं या मानसिक तनाव पैदा करते हैं। टॉयकोनॉमी की जरूरत पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौनों और गेम्स का वैश्विक बाजार $100 अरब मूल्य का है। उन्होंने कहा कि आज भारत 80% खिलौने आयात करता है और खिलौनों के वैश्विक बाजार में देश का योगदान मात्र $1.5 अरब का है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वदेशी खिलौने और गेम्स का बाजार विकसित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देने को तैयार है। खिलौनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवासी और गरीब साथियों को भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलौनों के लिए वोकल होंगे। लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है। कलाकारों को कैसे नई टेक्नोलॉजी, नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें, ये भी आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। If you had ever wished to fly, if your destination is sky, and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021. To apply online, log on to careerindianairforce.cdac.in. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश भर में कल 64,89,000 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 30,16,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 54,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। कोविड मरीजों की संख्या घटकर 6,27,057 रह गई है। कल 68,885 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,90,63,000 से अधिक हो गई है। लगातार 42वें दिन रोजाना स्वस्थ होने वालों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.61% पर पहुंच गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी लगातार 5% से नीचे बनी हुई है और वर्तमान में ये 3.04% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई हैं तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने में टीकाकरण ही एक अहम सुरक्षा कवच है। देश में टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है तथा उन्हें टीकों की सीधे खरीद की सुविधा भी दी जा रही है। सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें राज्यों को कोविड टीकों के गैर पारदर्शी आवंटन का आरोप लगाया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि किसी राज्य की जनसंख्या, संक्रमण के मामले, राज्यों में टीकों के इस्तेमाल की दक्षता और अपव्यय कारकों के आधार पर टीकों का वितरण पारदर्शी रूप से किया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि टीकों की आपूर्ति, राज्यों में खपत, बची हुई खुराक और वैक्सीन की आपूर्ति के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम को वैज्ञानिक महामारी विज्ञान के साक्ष्यों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों में भारत से टीका भेजने का फैसला घरेलू स्तर पर टीकों की उपलब्धता और मौजूदा टीकाकरण अभियान पर निर्भर करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज पत्रकारों को बताया कि टीकों के निर्यात को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। Our position on the issue of vaccine exports has been consistent and clear. We have always stated that overseas supply of vaccines from India would depend on vaccine availability and our domestic vaccination program. For the moment, our priority remains on utilizing made in India vaccines for our own vaccination program, which has received a boost with the new phase of vaccination that was launched earlier this week on June 21st. We are also making efforts to further increase our domestic vaccine production. श्री बागची ने कहा कि घरेलू उत्पादन या फिर आयात के जरिए सरकार देश में टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। GOI is making all efforts to augment vaccine availability in the country, be it through domestic production or imports. As regards the specific vaccines and the status of their imports into India, this is a matter for the concerned regulatory authorities. भारतीय नौसेना का पोत INS शार्दुल ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत आज कुवैत और कतर से सामग्री लेकर मुंबई बंदरगाह पहुंचा। ये भरे हुए 7,640 ऑक्सीजन सिलेंडर, 20-20 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे 2 ISO कंटेनर और 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर आया है। ये पोत खाड़ी देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है। भारतीय नौसेना ने कोविड महामारी से निपटने के राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत शुरू किए गए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के भाग के रूप में ये व्यवस्था की है। कर्नाटक में जुलाई में कॉलेज के छात्रों को कोविड टीके की पहली खुराक दिए जाने के बाद ही ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री डॉ अश्वत्थ नारायण ने बेंगलुरू में बताया कि शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी छात्रों को जुलाई में टीका लगाया जाएगा। एक रिपोर्ट। डॉक्टर अश्वत्थ नारायण जी ने जानकारी दी है कि टीकाकरण अभियान कॉलेजेस में आयोजित किए जाएंगे और कॉलेज प्रशासन द्वारा दिए गए जानकारी अनुसार विद्यार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने कहा है कि कोरोना वायरस को हराना है तो टीकाकरण एक अकेला समाधान है। उन्होंने अपील की है कि लोग सोशल मीडिया पर आ रहे अफवाहों पर ध्यान मत दें और वैक्सीन को लेकर सरकार का विश्वास करें। उन्होंने कहा है कि हमें फक्र होना चाहिए कि देश में ही 2 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें मुफ्त लगवाने की घोषणा की है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। मध्य प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,495 रह गई है। राज्य में कल 11,17,277 टीके लगाए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। एक रिपोर्ट। राज्य में बुधवार को 84 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 21 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 275 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 25 जिलों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में अब तक 1,75,00,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। व्यापक टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन कल 11 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। 23 जिलों में 100% से अधिक टीकाकरण दर्ज किया गया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने टॉयकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा मिलेगा। देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 96.61% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी वैक्सीन की 1,89,00,000 खुराक उपलब्ध। सरकार ने कहा, राज्यों को टीका वितरण वहां की जनसंख्या, संक्रमण के मामलों और अन्य कारकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया गया।
शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई की परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा के लिए कल विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। भारत ने कहा वो अफगानिस्तान में शांति बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन यूरो कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए कल विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। श्री निशंक ने एक ट्वीट में कहा कि विद्यार्थी कल दोपहर तक ट्विटर या फेसबुक के जरिए अपनी शंकाएं या सुझाव साझा कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में दिल्ली और कुल्लू के बीच की दूरी 7 घंटे में तय की जा सकेगी। इससे राज्य में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की आज आधारशिला रखी गई हैं वे निश्चित समय में पूरी कर ली जाएंगी। श्री गडकरी ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 6,155 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिला रखे जाने पर श्री गडकरी को धन्यवाद दिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि राज्य में 2,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश राज्य की स्वर्ण जयंती पर प्रगति में उछाल लाकर देश का एक आदर्श राज्य बन जाएगा। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सड़कों की बुनियादी सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य में सड़क संपर्क को और मजबूत करने के लिए आगे भी सड़क परियोजनाओं की उपलब्ध कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वहां शांति बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इसके लिए भारत क्षेत्र के सभी देशों और पक्षकारों के साथ लगातार संपर्क में है। Our perspective on Afghanistan has been enunciated on various occasions. India supports all peace initiatives and has a long-term commitment towards development and reconstruction of Afghanistan. In this context, we remain in touch with various stakeholders, including regional countries. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में भारत की भूमिका पर की गई टिप्पणी पर श्री बागची ने कहा कि अफगानिस्तान की जनता तय करेगी कि उनका सहयोगी कौन होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में बिजली, बांध, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं
और सड़क तथा सामुदायिक परियोजनाओं में सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने वहां क्या किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहयोग करना चाहिए। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए न किया जाए। चीन के बारे में एक सवाल था कि श्री बागची ने कहा कि ये सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से चीन की गतिविधियों के कारण सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई 1993 और 1996 में हुए विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। इन समझौतों में ये साफ व्यवस्था की गई थी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के सैनिकों की तैनाती बहुत कम रहेगी। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री बागची ने कहा कि कोविन ऐप की जानकारी साझा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सहयोगी देशों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में आयोजित G7 बैठक में कोविड संक्रमण का पता लगाने और टीका प्रबंधन के बारे में भारत के अनुभवों को साझा करने का प्रस्ताव किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल ग्रीस और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ग्रीस की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वर्ष 2003 के बाद भारत के विदेश मंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है। ग्रीस के बाद डॉक्टर जयशंकर G20 मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए इटली जाएंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण उपभोक्ताओं और आर्थिक सुधारों पर पड़ रहे प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों से देश में मुद्रास्फीति का दबाव है। उन्होंने आज तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद सानूसी बारकिंडो के साथ उच्च स्तरीय परामर्श बैठक में कही। दोनों पक्षों ने हाल के तेल बाजार के विकास, तेल की मांग का रुझान, आर्थिक विकास के पूर्वानुमान और ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों सहित आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रोताओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले समाचार के विश्वसनीय बने रहने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रॉयटर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल रिपोर्ट 2021 के अनुसार लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने श्रोताओं और पाठकों का भरोसा कायम रखा है। मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक विश्वसनीयता का नाम है दूरदर्शन, विश्वसनीयता का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। इसमें जो न्यूज होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं, इसमें जो खबरें हैं वो बहुत भरोसेमंद होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरें देखने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुनते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने भी इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये जो सर्वे आया है बहुत ही गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और विश्वासपूर्ण माना गया है। दिस अंडरलाइन द सिग्निफिकेंट रोल दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग ऑन इश्यूज ऑफ बोथ पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। राउंड ऑफ 16 की शुरुआत 26 जून को वेल्स बनाम डेनमार्क के मैच से होगी। इसके बाद इटली और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। तीसरे मैच में नीदरलैंड्स के सामने चेक गणराज्य की चुनौती होगी। चौथे मैच में बेल्जियम और पुर्तगाल टकराएंगे। पांचवें मुकाबले में क्रोएशिया और स्पेन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। छठा मैच फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच होगा। सातवें मुकाबले का रोमांच इंग्लैंड और जर्मनी के बीच दिखेगा, जबकि आठवां और राउंड ऑफ 16 का आखिरी मैच स्वीडन और यूक्रेन के बीच खेला जाएगा। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 28 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर की। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने का हुनर और देश के लिए कुछ करने के जज्बे के साथ टोक्यो ओलंपिक में पदक के बड़े दावेदार हैं निशानेबाज दिव्यांश सिंह पनवर। हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ओलंपिक खेलने की, ओलंपिक जाने की। अपनी पूरी जी जान से कोशिश करूंगा ओलंपिक में मेडल लाने की। छोटी उम्र में बड़ा कारनामा करने का ही नाम है दिव्यांश।
10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दिव्यांश ने जूनियर स्तर पर ही अपने खेल से ये जता दिया था कि उनमें कुछ बड़ा करने का दमखम है। दिव्यांश के नाम 2019 के ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक हैं। व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में भी देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासिल की। दिव्यांश टोक्यो में बेहतर करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सरकार का पूरा साथ भी मिल रहा है। गवर्नमेंट और साई का हमें काफी सपोर्ट मिला है। हमें उन्होंने फाइनल हॉल दिया है, प्रोवाइड किया है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी रेंजेस बनाए हमारे लिए। ट्रेनिंग में फाइनल हॉल में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंटल स्टेटस थोड़ा सा अलग होता है। दिव्यांश की मां निर्मला पनवर बताती हैं कि खेलों के महाकुंभ के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिव्यांश बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। सुबह 5:30 बजे उठना, वर्कआउट करना, रेंज जाना, मेडिटेशन करना, उसके बाद जो उनकी प्राइवेट कोच के रेंज है उसमें जाना, रात को 10 साढ़े 10 बजे फिर वो वापस आता है। हर खिलाड़ी की तरह दिव्यांश के भी ओलंपिक से जुड़े अपने सपने हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बुलंद हौसले, दृढ़ इच्छा शक्ति और युवा जोश के साथ दिव्यांश टोक्यो में निशानेबाजी को एक नई ऊंचाई देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। तू ठान ले अब जीत को अंजाम दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना होगा ताकि वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सकें और एक नवनिर्वाचित सरकार का गठन हो सके। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ आज हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट करते हुए कहा कि आज की बैठक जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 393 अंक बढ़कर 52,699 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 104 अंक बढ़कर 15,790 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 74 रुपये 17 पैसे के स्तर पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत अंतर्देशीय कारोबार में $75 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 29 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में हल्की बारिश के साथ आमतौर से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 28 से 37 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी, गरज के साथ बौछारें और धूल भरी आंधी आने के आसार हैं। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी, गरज के साथ बौछारें और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। तापमान 25 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। लेह में आमतौर से आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 17 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आमतौर से बादल छाए रहेंगे और मूसलाधार बारिश हो सकती है। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। ओडिशा के पुरी में आज प्रसिद्ध स्नान यात्रा आयोजित की गई। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर से बाहर लाकर परिसर में पवित्र जल के 108 पात्रों से स्नान कराया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार विग्रह प्रतिमाओं की स्थापना के अवसर पर इस उत्सव की शुरुआत की थी। ऐसी मान्यता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें राज्य वैद्य की देखरेख में स्वस्थ होने के लिए अलग रखा जाता है। इस दौरान श्रद्धालु भगवान को नहीं देख सकते। आयुर्वेद चिकित्सा के बाद भगवान 15 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं। हालांकि कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर सभी अनुष्ठान श्रद्धालुओं के बिना किए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक को जम्मू कश्मीर के चहुंमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने टाइकोथॉन 2021 के प्रतिभागियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा मिलेगा।
देश में अब तक 30 करोड़ से अधिक कोविड रोगी टीके लगाए गए। कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 96.61% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी वैक्सीन की 1,89,00,000 खुराक उपलब्ध। सरकार ने कहा, राज्यों को टीका वितरण वहां की जनसंख्या, संक्रमण के मामलों और अन्य कारकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से किया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई परीक्षाओं के मूल्यांकन से संबंधित चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा के लिए कल विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।